गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। बारी है आज लास्ट लेक्चर ऑफ योर सिलेबस की। बारी है बायोमोलिक्यूल्स में लास्ट बायोमोलिक्यूल्स की। तो चलिए लेके मां सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू अंतिम लेक्चर में आज का अपना काम, आपके सिलेबस का। या राइट प्यारे बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आपका चल रहा है और हमने कोशिश की कि पढ़ाई की चिंता को बहुत बहुत दूर करने के लिए अमित चौहान सर और उनके दो कोहिनूर ने आपका बखूबा पूरे इस आपातकाल के अंदर, पूरे इस कोविड काल के अंदर बखूबा साथ निभाया होगा। आशा करता हूं आप लोगों ने लेक्चर्स एंजॉय किए हैं और आप लोगों को हमने कोशिश की बड़े सरल तरीके से केमिस्ट्री अपने प्यारे बच्चों तक पहुंचाने की। चलिए, ढेर सारी बातें आप लोगों से लेक्चर के बाद करनी है, तो अब पहले शुरुआत करते हैं अपने काम की। काम है हमारा, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स। देखिए, नाम से ही क्लियर है, वो कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल न्यूक्लियाई। आप सीधी सी डेफिनेशन दे सकते हैं, कंपाउंड्स जो सेल न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें न्यूक्लिक एसिड्स के नाम से पहचाना जाता है। या फिर अगर आप इसकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन देना चाहते हैं और सटीक डेफिनेशन देना चाहते हैं, तो अभी आप सिर्फ एक लाइन लर्न कर सकते हैं और लाइन है दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसे पॉलीमर, ऐसे बड़े मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स जहां पर मोनोमर एक न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। आपकी इच्छा है आप दोनों डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है आप सिंगल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। आज आपको हम जो पार्ट पढ़ाने वाले हैं, ये पार्ट आप 9-10 से पढ़ते आते हैं। इसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे से लर्निंग फैक्ट्स हैं, उनको आप लर्न कर लीजिए और इस टॉपिक में आराम से आप 2 नंबर उठा सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल न्यूक्लियाई। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इनके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं जिनके ये मिलके बने होते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स का मतलब जिनके ये मिलके बने होते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स या फंडामेंटल कंपोनेंट्स इसके 3 होते हैं। सबसे पहला शुगर, सेकंड इज नाइट्रोजिनस बेस और तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड। तो बेसिक कंपोनेंट्स के रूप में 3 बेसिक कंपोनेंट्स किसी भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर होते हैं। क्लियर है? सबसे पहला शुगर, इनके अंदर शुगर मायोटी प्रेजेंट होती है। शुगर यहां पर जो प्रेजेंट होती है न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, ये एक पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है, मतलब जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। क्लियर? अब ये जो शुगर है ये आपकी न्यूक्लिक एसिड के अंदर 2 तरह की हो सकती है। सबसे पहले राइबोस शुगर प्रेजेंट हो सकती है, या फिर आपके पास डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट हो सकती है। डीऑक्सीराइबोस। क्लियर है? आपको दोनों शुगर में से, चाहे वो राइबोस है चाहे वो डीऑक्सीराइबोस है, दोनों का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए और दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? बेसिक जो डिफरेंस आता है वो सेकेंड पोजीशन पर आता है। यहां पर आप देखेंगे डीऑक्सीराइबोस में और राइबोस में ये सेकेंड पोजीशन है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। दोनों शुगर के अंदर राइबोस में और डीऑक्सीराइबोस में सिर्फ जो डिफरेंस होता है वो ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है। यहां पर ऑक्सीजन होता नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है डीऑक्सी। यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मल राइबोस शुगर होती है। याद रखिएगा, किसी भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर दोनों शुगर में से कोई भी एक शुगर प्रेजेंट होती है। किसी भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर चाहे तो राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी, चाहे डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होगी। तो शुगर आपकी 2 तरह की, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। आई थिंक यू ऑल माइट हैव गॉट द डिफरेंस। दोनों में बेसिक डिफरेंस सेकेंड पोजीशन पे होता है और ऑक्सीजन में डिफरेंस होता है। इसके बाद बारी है नाइट्रोजिनस बेसिस। हर एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर, क्लियर है, मोर देन 1 नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास मुख्य तौर पर जो नाइट्रोजिनस बेस हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक को प्यूरिन सेट ऑफ बेसिस कहा जाता है, एक को पायरिमिडीन सेट ऑफ बेसिस कहा जाता है।
दो पार्ट में नाइट्रोजिनस बेसिस डिवाइडेड हैं। वन इज नोन एज प्यूरिन सेट ऑफ बेसिस, अनदर वन इज नोन एज पायरिमिडीन सेट ऑफ बेसिस। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन है। जिनके अंदर दो साइक्लिक रिंग होती हैं, दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग आपस में फ्यूज्ड होती हैं, वो प्यूरिन्स के अंदर रखे जाते हैं। और जिनके अंदर सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है वो पिरिमिडीन सेट ऑफ बेसिस के अंदर रखे जाते हैं। क्लियर है? कौन कौन से बेसिस होते हैं प्यूरिन्स के अंदर? प्यूरिन्स के अंदर आपका बेस होता है एडेनिन और ग्वानिन। पूरा नाम लर्न कर सको बहुत अच्छे, नहीं तो सिंगल लेटर से भी आप लर्न कर सकते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन, जी स्टैंड्स फॉर ग्वानिन। चाहे तो आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं, या फिर हम पीडीएफ की फॉर्म में आज आपको नोट्स भेज रहे हैं रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर, आपके ग्रुप पर। आप उसमें से इनको रीड कर सकते हैं आफ्टर द बैच। प्यारे बच्चों, पिरिमिडीन के अंदर तीन सेट ऑफ बेसिस आपके हो सकते हैं। थायमिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है और यूरेसिल हो सकता है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, ये दो पार्ट में आपके डिवाइडेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है थर्ड बेसिक कंपोनेंट। किसी भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो प्रेजेंट होता है वह फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। दिस इज फास्फोरिक एसिड। ये फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो कोई भी न्यूक्लिक एसिड अगर आपके पास है, दोनों शुगर में से कोई एक शुगर प्रेजेंट होगी, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन सेट ऑफ बेसिस होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे और फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा। क्लियर है? क्या क्या डिफरेंस आता है ये आपने अच्छे से नोट कर लिया। आइए शुरुआत करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहली टर्म आपको यहां पर लर्न करनी होगी, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। कारण है न्यूक्लिक एसिड्स दे आर द पॉलीमर्स ऑफ, क्लियर है, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। तो जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड एक उस स्पीशी को कहा जाता है जिसके अंदर पेंटोस शुगर होती है। दोनों में से कोई भी एक पेंटोस शुगर होगी, कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस होगा, इन सब में से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस होगा और साथ के साथ फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। इसका मतलब अ स्पीशी दैट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, कोई भी एक शुगर, कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड, उस पूरी यूनिट को, उस पूरी स्पीशी को न्यूक्लियोटाइड के नाम से पहचाना जाता है। बोर्ड पर इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन है, आप उसको देखेंगे आसानी से आप लर्न कर पाएंगे। अब प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोटाइड आपका दो तरह का होता है। सबसे पहला राइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबोज न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। नाम में ही रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपकी जो पेंटोस शुगर है, अगर वो राइबोज है, तो उसको राइबोज न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी, कोई भी एक ऊपर से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा और फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। उस स्पीशी को विच इज कंपोज्ड ऑफ राइबोज शुगर, वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड, उसको राइबोज न्यूक्लियोटाइड के नाम से पहचाना जाएगा। साथ के साथ पढ़ते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। जहां तक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, नाम में आ गया डीऑक्सी, इसका मतलब ये वाली शुगर प्रेजेंट होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होगी, कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा और फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। क्लियर है? आशा करते हैं न्यूक्लियोटाइड, दो टाइप न्यूक्लियोटाइड के, राइबोज न्यूक्लियोटाइड और दूसरा है आपके पास डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो शुगर माइटी के अंदर डिफरेंस प्रेजेंट होता है। एक में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है पेंटोस शुगर के नाम पे, और एक में पेंटोस शुगर के नाम पे डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये छोटा सा बेसिक कंपोनेंट, छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूक्लिक एसिड्स का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर कई बार आपसे एक क्वेश्चन बनता है बाय राइट द प्रोडक्ट। आपसे कहा जा सकता है, क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं आप, राइट द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, राइट द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ राइबोज न्यूक्लियोटाइड हैविंग ग्वानिन एज अ नाइट्रोजनस बेस।
आपको हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखना है एक राइबोज न्यूक्लियोटाइड का, क्लियर है, जिसके अंदर ग्वेनिन एज नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, राइबोज न्यूक्लियोटाइड है तो आपको हाइड्रोलिसिस के बाद एक राइबोज शुगर मिलेगी। आपको बेस के तौर पर ग्वेनिन प्रेजेंट है तो ग्वेनिन देगा आपको, और तीसरा आपको फॉस्फोरिक एसिड देगा। कोई भी राइबोज न्यूक्लियोटाइड हो, कोई भी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड हो, जैसे ही उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी डालते हैं, अपने तीनों बेसिक कंपोनेंट्स में डिसोशिएट हो जाता है, तीनों बेसिक कंपोनेंट्स में अलग अलग हो जाता है। आशा करते हैं पूरा का पूरा जितना भी बोर्ड पे सारा का सारा प्रेजेंटेशन है आपके बाखूबा अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी बातें हैं न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर आपको लर्न करनी है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। नेक्स्ट टर्म आपको बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर लर्न करनी है न्यूक्लियोसाइड। आप देखिए यहां पर हमने साइड को हाईलाइट किया हुआ है, पूरा नाम है न्यूक्लियोसाइड। अब जानने की कोशिश करते हैं इसमें किस चीज को साइड में किया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड को साइड में कर देते हैं। अगर आप फास्फोरिक एसिड को साइड में कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो जो स्पीशी बनती है उसको न्यूक्लियोसाइड के नाम से पहचाना जाता है। इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल का होता है। तो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे आप? न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है अ स्पीशी दैट इज मेड अप ऑफ पेंटोस शुगर, दोनों शुगर में से कोई एक शुगर प्रेजेंट होगी और कोई भी एक पांचों में से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा, उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। कर दिया आपने साइड, किसको साइड कर दिया? फास्फोरिक एसिड को। क्लियर है? इसको रादर यहां से हटा ही देते हैं, आपने इसको यहां से साइड में कर दिया, बस बन गया। फास्फोरिक एसिड को साइड में करते ही बन गया आपके पास न्यूक्लियोसाइड। अब प्यारे बच्चों, जिस प्रकार न्यूक्लियोटाइड 2 तरह का होता है, राइबोज न्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड भी 2 तरह का होता है। डिपेंडिंग अपॉन शुगर मायोटी, शुगर के बिहाफ पर न्यूक्लियोसाइड भी आपका 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? राइबोज न्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड। राइबोज न्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड। प्यारे बच्चों, नाम में ही सब कुछ है। राइबोज न्यूक्लियोसाइड मतलब पेंटोस शुगर के तौर पर राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी और पांचों में से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा। क्लियर है? बारी आती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड की। क्लियर है? इसमें क्या होगा? पेंटोस शुगर के तौर पे आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा और पांचों में से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, तो आपको अब आशा करता हूं बेसिक डिफरेंस न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में आपको पता चल गया होगा। कई बार क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? कई बार छोटा सा ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट जितना हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सारी छोटी छोटी सी टर्म अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब न्यूक्लियोटाइड आप पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोसाइड आप पढ़ चुके हैं, बारी आती है अब न्यूक्लिक एसिड्स की तरफ चलने की। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फेयर नोट्स बनाइए, हमारे नोट्स को आप पढ़िए। क्लियर है? और बस न्यूक्लिक एसिड भी हमेशा की तरह हर टॉपिक की तरह होगा बहुत आसान। लीजिएगा स्क्रीनशॉट। बारी आती है थर्ड टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म और टॉपिक का नाम न्यूक्लिक एसिड्स। अब जरा ध्यान से डिफरेंस जानने की कोशिश करिए न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड में, और अब बारी है न्यूक्लिक एसिड्स। प्यारे बच्चों, न्यूक्लिक एसिड ऐसी स्पीशी को कहा जाता है, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है
विच इज मेड अप ऑफ पेंटोस शुगर मोर देन वन नाइट्रोजिनस बेस। ध्यान से, हमने यहां कहा मोर देन वन नाइट्रोजिनस बेस, क्लियर है, प्लस फास्फोरिक एसिड। पीए का मतलब फास्फोरिक एसिड। तो ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर तीनों बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, पेंटोस शुगर भी होती है, मोर देन वन नाइट्रोजिनस बेस होता है और फास्फोरिक एसिड होता है, उसको न्यूक्लिक एसिड के नाम से पहचाना जाता है। क्लियर है? या आप कह सकते हैं दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लिक एसिड भी आपके दो तरह के होते हैं। पहला राइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए कहा जाता है, दूसरा आता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए कहा जाता है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या दे आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। नाम में ही सब कुछ रखा है। कई बार कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है काम देखो यारो। मैं कहता हूं यहां तो नाम में ही सब कुछ रखा है। यह है आपके पास राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है जिसके अंदर पेंटोस शुगर राइबोस प्रेजेंट होती है। स्पीशी कंपोज्ड ऑफ राइबोस शुगर मायोटी एंड मोर देन एक से ज्यादा नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, उसको राइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से, आरएनए के नाम से पहचाना जाता है। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है डीएनए में बताइए, तो डीएनए में पेंटोस शुगर के तौर पर प्रेजेंट होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्लियर है? यहां पर राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है आरएनए में और यहां पर डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। साथ के साथ मोर देन वन नाइट्रोजिनस बेस, इन बेस में से एक से अधिक नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होंगे और फॉस्फोरिक एसिड पीए फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा। आशा करता हूं पहला बेसिक सा डिफरेंस डीएनए और आरएनए में आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेते रहिए। क्लियर है? साथ के साथ याद रखिए अब आने वाला है इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली जो बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत बार हिस्सा रहा करता है, बहुत बार क्लासिकल क्वेश्चन रहा करता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। प्यारे बच्चों क्लासिकल सा क्वेश्चन होता है डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंसेस कितने होते हैं। मतलब आपको मोर देन 3 डिफरेंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए दोनों न्यूक्लिक एसिड में, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए में और आरएनए में कम से कम आपको 3 डिफरेंस दोनों के अंदर पता होने चाहिए। बोर्ड में बहुत बार मैक्सिमम टाइम डिफरेंसेस इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। आइए ब्रीफली डिस्कस करते हैं क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं डीएनए में और आरएनए में। एक बेसिक सा डिफरेंस हमने यहां पर आपको बता दिया है और बेसिक डिफरेंस होता है, सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस होता है वो शुगर मायोटी के अंदर डिफरेंस होता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है जबकि आरएनए के अंदर राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। यह सबसे पहला डिफरेंस होता है। दूसरा, इनके अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस, डीएनए के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रन करती हैं, जिसको हम डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। जबकि आरएनए की अगर बात करते हैं तो आरएनए इज मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। इसके अंदर एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। आगे बात करते हैं, नाइट्रोजिनस बेस में भी एक जगह डिफरेंस आता है। नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है, 3 बेस तो तीनों में पाए जा सकते हैं। ये तो कॉमन होते हैं, डीएनए में भी पाए जा सकते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। क्लियर है? बेसिकली 4th बेस में डिफरेंस आता है। डीएनए के अंदर जो 4th बेस प्रेजेंट होता है वो आपका थायमिन होता है, जबकि आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो नेक्स्ट बेसिक सा डिफरेंस, 3rd डिफरेंस आप अच्छे से जान जाए, अच्छे से लर्न कर लें कि यहां पर तो थायमिन होता है, डीएनए में आपका थायमिन होता है और आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो आरएनए में बच्चों यूरेसिल होता है। चलते हैं 4th डिफरेंस की तरफ। ये फंक्शनल डिफरेंस आता है। नोट करिए, यहां पर हमने स्ट्रक्चरल डिफरेंस कहा और डीएनए और आरएनए में अब जो बेसिक सा फंक्शनल डिफरेंस आता है, दोनों की फंक्शनिंग में भी डिफरेंस होता है। डीएनए रेस्पॉन्सिबल होता है
जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन जेनरेशन टू द अनदर, या फिर हम कह सकते हैं हेरिडिटरी को जो ट्रांसफर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफर करता है, उसके लिए डीएनए रेस्पॉन्सिबल होता है। जबकि आरएनए का बेसिक सा जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। लास्ट डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में, यहां पर एक बात याद रखिए, पॉइंट हम कह रहे हैं, जरा नोट लगा के लिखिए। जब जब केमिस्ट्री में आपसे पूछा जाता है कितने टाइप का डीएनए होता है, तो अपना बायोलॉजी वाला दिमाग साइड में ही रखिए और हम केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही बात कहेंगे, डीएनए इज ऑफ वन टाइप, केवल एक ही टाइप का होता है। बायोलॉजी वाले बच्चे मेरा ध्यान से सुनिए, जिनका बायोलॉजी 11th-12th में होता है, याद रखें यहाँ बायोलॉजी को अंदर लाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जब जब केमिस्ट्री में बात हो आप कहें डीएनए इज ऑफ वन टाइप। जबकि अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए बच्चों आपका 3 तरह का होता है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। इनके क्लासिफिकेशन में भी डिफरेंस होता है। mRNA मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसलेशनल या ट्रांसफर आरएनए, क्लियर है, और rRNA राइबोसोमल आरएनए, क्लियर है। आशा करता हूं ये बेसिक से 5 डिफरेंस आपको दोनों के अंदर, डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, हल्के हल्के से क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे न्यूक्लिक एसिड में क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारी बातें आप 9th और 10th में भी इजीली लर्न करके आ चुके हैं। अच्छे से लर्न करना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, क्लियर है। पूरा का पूरा डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंस है वो हमने आपको बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर दिया है। प्यारे बच्चों, बारी आ गई है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ने की। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, चाहे वो आरएनए है चाहे वो डीएनए है, दोनों के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है एक वो स्पीशी जिसके अंदर एक शुगर मायोटी होती है, क्लियर है, एक नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है प्लस फॉस्फोरिक एसिड। जो इन तीनों बेसिक कंपोनेंट्स की स्पीशी मिलकर बनी हुई होती है उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। एग्जाम्पल, ये शुगर रहा, फर्स्ट कार्बन से कार्बन नंबर 1, ये कार्बन फर्स्ट रहा, कार्बन फर्स्ट से नाइट्रोजिनस बेस लगा हुआ होता है, शुगर नाइट्रोजिनस बेस, और ये आपका 5th कार्बन होता है, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड कार्बन नंबर 5। 5th कार्बन से आपकी फॉस्फोरिक एसिड जुड़ी हुई होती है, क्लियर है। ये एक साधारण सा रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियोटाइड का। अब हमने कहा जो न्यूक्लियोटाइड्स जो आपके आरएनए होते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसके पॉलीमर्स होते हैं, एक फॉस्फोरिक एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इसी प्रकार n न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के पॉलीमराइज हो जाते हैं और बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। अब प्यारे बच्चों, अगर शुगर आप राइबोज लेके चल रहे हैं तो बनेंगे राइबोज न्यूक्लियोटाइड, बनेंगे आरएनए, और अगर आप शुगर लेके चल रहे हैं डीऑक्सी राइबोज तो आपके बनेंगे दैट इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड, क्लियर है। वो आपके बनने वाले हैं, वहां से आपका बनने वाला है डीएनए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर की कुछ बातें। दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए के अंदर एक सिंगल स्ट्रैंड ही होती है, मतलब एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, क्लियर। ये रहा शुगर, बात आरएनए की करते हैं तो राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर और राइबोज शुगर, क्लियर है। ये रहा राइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, राइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, राइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड। आपस में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं फॉस्फोरिक एसिड और शुगर के माध्यम से सारे के सारे आपस में जुड़ जाते हैं। ये आपस में जो जुड़ते हैं, लिंकेज का नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इसका मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में आरएनए में जो आरएनए का स्ट्रैंड होता है, ये आपस में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं, क्लियर है। तो आपसे भाई पूछा जा सकता है, बताओ बॉन्ड का नाम बताइए, लिंकेज का नाम बताइए जिससे दो न्यूक्लियोटाइड आपस में आरएनए के अंदर जुड़े हुए होते हैं। तो आपको लर्न करना है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, क्लियर है।
जहां तक हम बात करते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर की, सिंगल स्ट्रैंड होता है, मतलब एक ही पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। क्लियर? मेड अप ऑफ राइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस इज अटैच टू द फर्स्ट कार्बन। आप देखिए पहले कार्बन से जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो सारे के सारे फर्स्ट कार्बन से अटैच होते हैं। क्लियर है बच्चों? प्राइमरी स्ट्रक्चर, यहां पर आपको एक चीज और अच्छे से जाननी होगी। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स? प्राइमरी स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड का हमें बताता है सीक्वेंस ऑफ बेसिस। ये हमें बेस की सीक्वेंस के बारे में बताता है, सीक्वेंस ऑफ बेसिस। जैसे यहां पर सीक्वेंस ऑफ बेस हो जाएगा AgCu, यहां पर हो गया सीक्वेंस ऑफ बेस AgCu। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ बेस इन प्रेजेंट आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए मॉलिक्यूल में जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस हमें बताता है उस स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के नाम से पहचाना जाता है। इतनी बातें स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के लिए आपके लिए सफिशिएंट हैं। बस ये चंद बातें ही आपको यहां पर आपस में लर्न कर ली हैं। तो चलो बच्चों, लीजिएगा यहां से स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की तरफ। बच्चों, बारी है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में कुछ बातें जानने की। जिस प्रकार पहली लाइन दोनों में बिल्कुल कॉमन आपने लिखनी होती है, वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आरएनए भी, और अगर डीएनए की बात करते हैं ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बेसिक डिफरेंस जो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में आता है वो डिफरेंस ये आता है कि आरएनए में केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, मतलब सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ही पॉलीमेरिक चेन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए के अंदर ऐसी दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, दो पॉलीमेरिक चेन होती हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। क्लियर है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये रही और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये रही। इसका मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन साथ के साथ एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट डीएनए के स्ट्रक्चर में होती है, ये जो दोनों स्ट्रैंड होती है, एक स्ट्रैंड ये रही, एक स्ट्रैंड ये रही, ये दोनों की दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं। दे रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे दोनों स्ट्रैंड को बनाना है। याद रखिए ये पहली स्ट्रैंड है। अगर आप डीएनए की बात कर रहे हैं तो बेस यूरासिल की जगह थायमिन प्रेजेंट होता है, यहां पर आप थायमिन लगा दीजिए। ये बिल्कुल पहले वाला स्ट्रक्चर है। तो पहला आपने क्या काम किया, यूरासिल की जगह थायमिन आपने लगा दिया। ये एक स्ट्रैंड हुआ, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हुई। क्लियर है? अब जो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट रन करती है। क्लियर है? वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बिल्कुल आप उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल आप रिवर्स कर दीजिए। जब आप इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ऐसे रिवर्स करेंगे, बिल्कुल इसको उल्टा कर देंगे, पलट देंगे इसको, तो थायमिन ऊपर आ जाएगा, थायमिन ऊपर आ जाएगा, दूसरे नंबर पे साइटोसिन आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ग्वानिन आ जाएगा और चौथे नंबर पे आपका एडेनिन आ जाएगा। अब डीएनए के स्ट्रक्चर में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, डबल स्ट्रैंड होता है। क्लियर है? और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं। अब यहां पर ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती हैं ये आपस में जो जुड़ती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो ये आपस में बनाती हैं, ये बनाती हैं अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग प्रिंसिपल। बेस पेयरिंग प्रिंसिपल ये कहता है अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग प्रिंसिपल। क्लियर है? यहां पर दो प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, एक बेस पेयरिंग प्रिंसिपल और दूसरा चरगाफ्स रूल फॉलो होता है। बेस पेयरिंग प्रिंसिपल ये कहता है जो एडेनिन होता है ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इट फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन, दैट इज टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दो हाइड्रोजन बॉन्ड ये थायमिन के साथ बनाता है। और अगर हम ग्वानिन की बात करते हैं तो ग्वानिन साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? एडेनिन थायमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग प्रिंसिपल, और ग्वानिन एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जैसे ही दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के सामने साइटोसिन आएगा वो उसके साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसको कहा जाता है बेस पेयरिंग प्रिंसिपल।
मतलब एक प्रिंसिपल के तहत ही, आपस में एक सिद्धांत के तहत ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। साथ के साथ दूसरी एक और बात यहां पर लर्न करेंगे, और बात लर्न करेंगे आप चरगाफ्स रूल। चरगाफ्स रूल, चरगाफ्स रूल ये कहता है, चरगाफ्स रूल ये कहता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का प्यूरीन बेस दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के पिरिमिडीन बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब यहां एक प्यूरीन होगा तो दूसरी जो स्ट्रैंड होगी जो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही होगी, सामने वो बॉन्ड बनाएगा पिरिमिडीन बेस के साथ। इधर एक प्यूरीन, इधर एक पिरिमिडीन, इधर एक प्यूरीन, इधर एक पिरिमिडीन। क्लियर है? इधर एक प्यूरीन, इधर एक पिरिमिडीन। इसका मतलब जितने प्यूरीन्स होते हैं उतने ही पिरिमिडीन बेसिस होते हैं। तो चरगाफ्स रूल ये कहता है, चरगाफ्स रूल स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ प्यूरीन्स, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में जितने प्यूरीन्स बेसिस होते हैं उतने ही अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन बेसिस होते हैं, उतने ही पायरिमिडीन बेसिस होते हैं, पायरिमिडीन बेसिस होते हैं। याद रखेंगे, उतने ही पिरिमिडीन बेसिस होते हैं। क्लियर? अब एडेनिन अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, ये इसका ओरिजिनल स्ट्रैंड है, ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करने वाला स्ट्रैंड है। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग प्रिंसिपल, और चरगाफ्स रूल के अकॉर्डिंग ये आपका प्यूरीन सेट ऑफ बेसिस है, ये आपका पिरिमिडीन है। प्यूरीन पिरिमिडीन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड नहीं है, सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं है, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्वेनिन की बात करते हैं तो ग्वेनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहां पर ये रहा साइटोसिन, ग्वेनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये रहा थायमिन, ये एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसे कहा जाता है डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एक स्ट्रैंड ये रहा, एक स्ट्रैंड ये रहा। 2-3 बातें बेसिक सी आपको लर्न करनी होंगी। बेस पेयरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, थाइमिन एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? और ग्वेनिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या साइटोसिन ग्वेनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? ये होता है बेस पेयरिंग प्रिंसिपल। साथ के साथ चरगाफ्स रूल को भी आपको जानना होगा। चरगाफ्स रूल ये कहता है अमाउंट ऑफ प्यूरीन्स किसी भी डीएनए के अंदर हमेशा बराबर होता है अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन बेसिस के। प्यारे बच्चों, ये बेसिक सा डिफरेंस होता है डीएनए में और आरएनए में। याद रखिएगा डीएनए मॉलिक्यूल को लेकर 2 बातें। यहां पर जो शुगर आप लेने वाले हैं वो डीऑक्सीराइबोस शुगर लेने वाले हैं। साथ के साथ दूसरा पॉइंट आप लर्न करेंगे, अगर डीएनए के स्ट्रक्चर का कोई छोटा सा पार्ट अगर बनाना पड़ता भी है, हालांकि एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर जनरली पूछा नहीं जाता है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर बनाना भी पड़ता है तो दूसरी बेसिक सी बात आप यहां पर ये याद रखेंगे कि जब आप डीएनए में बेसिस को जब आप प्लॉट करेंगे तो यहां पर आप थायमिन लेंगे। ये थायमिन आपने लेना होता है इंस्टेड ऑफ यूरेसिल। यूरेसिल की बजाय आपको थायमिन यहां पर दिखाना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट 2 डेफिनेशन डीएनए को लेकर आपसे पूछी जा सकती हैं। और क्या वो डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं? आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग ऑफ डीएनए। व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की मेल्टिंग से आप क्या समझते हैं? भाई सीधी सी बात है, अगर आप डीएनए के मॉलिक्यूल को हीट करते हो तो ये जितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये बॉन्ड टूट जाते हैं, और जिस टेम्परेचर पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के, दोनों अपोजिट स्ट्रैंड के, जिस टेम्परेचर पर ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएं और डीएनए का एक स्ट्रैंड अलग हो जाए, दूसरा स्ट्रैंड अलग हो जाए, एक स्ट्रैंड अलग, दूसरा स्ट्रैंड अलग, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए के नाम से पहचाना जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जितने ज्यादा, एक पॉइंट आप नोट लगा के लिख सकते हैं, जितने ज्यादा जीसी पेयर किसी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, क्लियर है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होता है। क्योंकि आप जानते हैं जीसी पेयर जितने ज्यादा होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स इतने ज्यादा होंगे, क्योंकि जीसी पेयर के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि एटी पेयर के अंदर 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो आप इस पॉइंट को नोट लगा के लिख सकते हैं, और पॉइंट ये रहा, मोर द नंबर ऑफ जीसी पेयर्स मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। मोर द नंबर ऑफ जीसी पेयर्स
more the number of GC pairs, more will be the melting point. More will be the melting point. More will be the melting point. इस प्रकार मेरे बच्चों यहां पर आकर डीएनए की जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, बेस थायमिन होगा, क्लियर है, सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये हमने यहां पर स्क्रीन पर सारी की सारी डिस्प्ले कर रखी हैं। साथ के साथ एक बात याद रखिए, अगर आप हीट करते हैं डीएनए को, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, इसको मेल्टिंग कहा जाता है। इसका अब रेसिप्रोकल, मेल्टिंग का जो रेसिप्रोकल होता है उसे एनिलिंग ऑफ डीएनए कहा जाता है। आपसे नेक्स्ट डेफिनेशन ये भी पूछी जा सकती है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे और साथ के साथ नोट कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एनिलिंग ऑफ डीएनए? एनिलिंग ऑफ डीएनए का प्यारे बच्चों मतलब होता है, अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं और डीएनए को वापस से वही कंडीशन दे देते हैं जहां पर उसके हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल थे, तो दोनों स्ट्रैंड आपस में नजदीक आते हैं और अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग प्रिंसिपल और चरगाव्स रूल के अकॉर्डिंग बेस आपस में दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर है? इस प्रोसेस को एनिलिंग ऑफ डीएनए के नाम से पहचाना जाता है। यहां पर आकर डीएनए और आरएनए को लेकर जितना भी आपका पोर्शन होता है वो सारा कवर अप हो जाता है। लास्ट में एक प्यारी सी डेफिनेशन आपकी और बचती है। क्लियर है? और जो प्यारी सी डेफिनेशन आपकी बचती है इसे आप नोट्स में से जरूर लर्न कर लेंगे। लास्ट डेफिनेशन बिलोंगिंग टू द टॉपिक इज, लास्ट डेफिनेशन पूरे टॉपिक की, पूरे चैप्टर की अब लास्ट डेफिनेशन आती है, अच्छे से उसको लर्न करना है। व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए रेप्लिकेशन? आपको लर्न करना है अच्छे से डीएनए रेप्लिकेशन किसको कहा जाता है। क्लियर है? प्यारे बच्चों याद रखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इनको दिखाया जा सकता है। क्लियर है? ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। इसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। सेल डिवीजन के दौरान बच्चों क्या होता है, ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं ये पहले अनवाइंड होते हैं, ये अनवाइंड होते हैं। क्लियर है? इसके बाद मैसेंजर आरएनए के साथ मिलके एक अपने जैसा डीएनए यहां प्रोड्यूस करता है, एक अपने जैसा डीएनए इस स्ट्रैंड पे प्रोड्यूस करता है। फिर जो ओरिजिनल डीएनए होता है वो अलग हो जाता है और ये जो कॉपीड डीएनए होते हैं ये अलग हो जाते हैं। इस तरीके से ये अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है सेल डिवीजन के दौरान जो डीएनए होता है वो अपने जैसी दो आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करता है। उसमें से एक कॉपी जो है वो डॉटर सेल में चली जाती है और एक पेरेंट डीएनए के अंदर रह जाती है। इस प्रकार हेरिडिटरी पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर। इस प्रकार जेनेटिकल इंफॉर्मेशन पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। इस पूरे प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर आपका न्यूक्लिक एसिड्स का जो पोर्शन होता है वो पूरा समाप्त होता है। यहां पर आकर आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूं थियोरेटिकल सा चैप्टर है, छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, लर्निंग चैप्टर है, आपको इसमें थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ पूरे सिलेबस की बात यहीं पर आकर होती है अमित चौहान सर के साथ समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।